जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि आईपीसी और सीआरपीसी क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं आईपीसी और सीआरपीसी अलग अलग कानून हैं। कुछ लोगों को लगता है नहीं, आईपीसी और सीआरपीसी तो एक ही बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि आईपीसी और सीआरपीसी होता क्या है। तो आज की हमारी वीडियो है उन सभी लोगों के लिए ही है जिनको इतने सारे डाउट हैं। आईपीसी और सीआरपीसी तो हमारे सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक कानून है। कानून को हम लोग विधि भी कहते हैं और अंग्रेजी मीडियम वाले इसको लॉ कह लेते हैं। तो जो हमारा कानून है या विधि है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है मूल विधि, दूसरी होती है प्रक्रिया विधि। मूल विधि यानी कि सब्सटैंटिव लॉ, और जो प्रक्रिया विधि होती है उसको अंग्रेजी में प्रोसीजरल लॉ कह लेते हैं। तो जो हमारी दो विधियां हैं तो इनमें से जो मूल विधि है इसके अंतर्गत आती है हमारी आईपीसी, और जो प्रक्रिया विधि है इसके अंतर्गत आती है सीआरपीसी। तो एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। तो जो हमारी आईपीसी है ये मूल विधि के अंतर्गत आती है। अब मूल विधि में क्या दिया गया है? मूल विधि वो विधियां होती हैं जो हमको हमारे अधिकार दिलाती हैं। क्या दिलाती हैं? हमारे अधिकार दिलाते हैं। मान लीजिए कि आपकी फलानी है, कोई आपके पास कोई फलानी है तो उन्होंने आपको कोई अधिकार दे रखा है। मान लीजिए आपको अधिकार दे रखा है कि आप दिन में कभी भी उनको कॉल कर सकते हैं, ठीक। तो आपने भी कहा चलो ठीक है, आप भी कभी भी कॉल कर लेना, मैंने भी आपको ये अधिकार दे दिया है। तो उन्होंने अधिकार दिया है तो साथ साथ कर्तव्य भी आपको दिया है। क्या दिया है? आपको कर्तव्य भी दिया है कि आपको 2 टाइम कॉल करना ही करना है, सुबह शाम तो करोगे ही करोगे। और क्या कर्तव्य बताए हैं आपको कि अगर मैं कभी कॉल करती हूँ तो आपको कॉल उठाना मस्ट है, बिल्कुल। मतलब अगर कॉल करेंगे तो आपको उठाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये आपको कर्तव्य बता दिया गया है। अगर मान लीजिए आप किसी दिन व्यस्त हैं, मान लीजिए आपका कोई दोस्त आ गया आपके घर, तो आप उससे बात करने में बिजी हैं और फलानी को तो बात करनी है फिर आपसे, वो फ़ोन पे फ़ोन मिलाए जा रहे हैं, 20-25 मिस कॉलें हो चुकी हैं और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनकी कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। अब आता है फलानी को गुस्सा। फलानी बस जाती हैं, एक इतना लंबा सा लोहे का राड निकालती हैं और गुस्से में आती हैं आपके आपके घर दरवाजे पे आती हैं, खट 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 खट। आप कहते हो कौन है? कहती है मैं हूँ फलानी। आप कहते हो अरे आप यहाँ कैसे? फलानी आती है, कहती है अच्छा तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इतने बार मैंने कॉल किया तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया यार तड़ा। और आपके सर पे वो लोहे का राड मार देती हैं और आपका सर फट जाता है, मतलब खून बहने लगता है। तो उन्होंने क्या कर दिया? आपके अधिकार का हनन कर दिया। मतलब आपको मारा है तो क्या हुआ? अपराध हो गया। मतलब अगर आप किसी के अधिकारों का हनन करते हैं तो वो अपराध कहलाता है। इसी प्रकार अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं सही तरीके से करते हैं तब भी अपराध हो जाता है। मान लीजिए आपका कर्तव्य ये भी तो है कि आप अपने देश के झंडे का यानी नेशनल फ्लैग का सम्मान करें, और आप उसका अपमान अगर किसी वजह से करते हैं यानी कुछ भी उसके साथ गलत करते हैं तो ये अपराध हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अपराध है और अपराध के लिए दंड दिया जाता है। अब मान लीजिए फलानी ने जो आपको डंडा मारा है तो उसके लिए उनको दंड भी तो मिलेगा। और वो दंड कैसे मिलेगा? आईपीसी की धारा 307 के तहत। क्या? कि हत्या का प्रयास किया है, मतलब जानलेवा हमला किया आपके ऊपर, भाई सर फूट गया आपका, तो क्या होगा? दंड मिलेगा। किसके तहत? धारा 307 के तहत। कौन सी? आईपीसी की धारा 307। इसमें क्या बताया गया है कि आजीवन कारावास भी हो सकता है अगर आपको चोट लगी है गंभीर रूप से। अगर आपको चोट नहीं लगी है कि प्रयास किया, मान लिया डंडा मारा और आप बच गए, तो क्या है? तब भी प्रयास तो किया ना, तो 10 वर्ष तक की सज़ा तब भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारा आईपीसी। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर उन्होंने मारा तो आप डायरेक्ट उनको सज़ा दिलवा देंगे। ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट जाएंगे उनको सज़ा मिल जाएगी, नहीं। उसके लिए एक प्रोसेस चलता है, और वो प्रोसेस किस में आता है? प्रक्रिया विधि यानी सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में प्रोसेस बताया गया है कि किस प्रकार से दंड मिलेगा। तो आप कैसे दंड दिलाएंगे उनको? मान लीजिए आपका दोस्त है, वो आपको भड़काता है, यार देखो कितनी तेज़ से तुमको मार दिया है, तो आया सर से खून निकल रहा है और बच गए, वरना अभी तो तुम जाने वाले थे, सीधे टिकट कटने वाला था तुम्हारा। और भड़काता है वो आपको बहुत ज़्यादा। अब आप फलानी के विरुद्ध हो जाते हैं और आप क्या करते हैं? एफआईआर कर देते हैं थाने में जाके। अब आप थाने में एफआईआर करेंगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे? आपकी फलानी को उठा ले जाएंगे, गिरफ़्तार कर लेंगे। अब फलानी को गिरफ़्तार कर लिया है, अब क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे आपकी फलानी को। और जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? पुलिस वालों को आर्डर देगा कि आप जाइए और मामले की इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप पता कीजिए क्या सच में मारा है या इन्होंने ही मारा है, फलानी ने मारा है या किसी दूसरे व्यक्ति ने मारा है। तो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करता है, सबूत इकट्ठा करता है। आपका दोस्त जो होता है वो जाके गवाही देता है, कहता है हाँ भाई इन्होंने फलानी ने ही मारा है इनकी, और ये रहा रॉड, इसी रॉड से इन्होंने मारा है। तो सबूत इकट्ठा हो जाते हैं। अब वही सारे सबूतों को
जज अपने सामने या मजिस्ट्रेट जो होता है वो लाके उन पे जांच करता है, यानी इंक्वायरी करता है कि हाँ ये सारे सबूत सही हैं, और सबूत अगर फलानी के खिलाफ निकल आते हैं तो फलानी को दोषी करार दिया जाता है। क्या कहा जाता है कि फला फला कानून के तहत, मतलब आईपीसी की धारा 307 के तहत फलानी को दोषी करार दिया जाता है, और जितना दंड सुनाए तो उसके बाद में जाके कहीं पे दंड मिल पाता है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है। मतलब दंड पाने के लिए आईपीसी में बताया गया है कि क्या आप काम करोगे, मतलब किस प्रकार का कृत्य आप करोगे तो वो अपराध होगा। ठीक है, आप ऐसा क्या कृत्य करते हैं जो अपराध माना जाएगा, और उस अपराध के लिए दंड क्या है ये भी आईपीसी में लिखा है। पर वो दंड मिलेगा कैसे, वो दंड आपको दिया कैसे जाएगा, किस प्रकार से दिया जाएगा, कौन कौन उसमें शामिल होगा, किस प्रकार से इंक्वायरी होगी, किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन होगा, किस प्रकार से किस मजिस्ट्रेट के पास आप ले जाए जाएंगे, मतलब क्रिमिनल लॉ वाले हैं या सिविल लॉ वाले हैं, तो सबका अलग अलग है। तो सबका ऐसी प्रक्रिया इसमें लिखी गई है सीआरपीसी में कि किस प्रक्रिया के तहत आपको किस प्रकार से दंड दिलाया जाएगा। और आईपीसी में जबकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये अपराध क्या है। अब यहाँ पे आईपीसी ही कानून नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि मूल विधि में केवल आईपीसी है, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी कानून हैं। अभी एक एक करके बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी क्या है, बच्चों को प्रोटेक्शन देता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी काम पे नहीं लगा सकते हैं। तो ये बच्चों का अधिकार है ना, ये बच्चों का अधिकार दिया गया है। महिलाओं के अधिकार की भी बात की गई है। जैसे महिलाओं के लिए एक है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब दहेज प्रतिषेध अधिनियम। उसमें क्या होता है कि आप किसी लड़की से, मान लीजिए आप शादी करने जा रहे हैं, तो लड़की शादी करेंगे तो आप उससे दहेज के लिए नहीं कह सकते हैं, मतलब उससे दहेज की मांग नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको अपराध हो जाएगा आपसे, और इसके लिए आपको दंड मिलेगा, प्रोसेस चलेगा और उस प्रोसेस के बाद में आपको दंड मिलेगा। तो ये हो गया। और भी है जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें है आप इलीगल किसी पेड़ को काट नहीं सकते हैं। और बहुत सारे कानून रहते हैं, जैसे आरटीआई है आपका, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसके तहत आपको क्या होता है, आपको कुछ भी जानने का अधिकार है। कुछ भी जानने से मतलब ये नहीं है कि आप पड़ोसी के बारे में जानेंगे कि क्या हो रहा है उनके यहाँ, ये नहीं है। पर हाँ, सरकार के बारे में क्या चल रहा है, सरकार में क्या घटनाएं घट रही हैं, वो सब आपको जानने का अधिकार है। सरकार में आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं विदेशों के दौरा करते रहते हैं, तो आपको जानने का अधिकार है किस देश को गए थे, वहाँ पे किससे मिले थे और वहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं देश के हित को लेकर के, वो सब आप जान सकते हैं। ये आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, मतलब आरटीआई एक्ट जो है उसके तहत आपको जानने का अधिकार है। एक कानून और है जो बहुत ही फेमस है, मतलब सबको, हर बच्चे को पता होता है, चाहे कोई भी हो, वो होता है SC/ST एक्ट। वो भी हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो SC/ST एक्ट में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि उसमें अधिकार दिए गए हैं, SC/ST के अधिकार दिए गए हैं कि आप उनका सम्मान करेंगे, और आपके कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं उनके प्रति कि आप उनका किसी भी तरीके से हनन नहीं करेंगे, मतलब आप उनका कुछ भी दोहन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए SC/ST को अधिकार दिया गया है कि आप उनके प्रति कोई भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं, आप उनको मार पीट नहीं सकते हैं। तो ये उनको अधिकार दिया गया है, और आपका कर्तव्य है कि आप उनका सम्मान करें, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अधिकारों का हनन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ये आपका अपराध हो गया है, और इस अपराध के लिए दंड भी कितना मिलेगा वो भी SC/ST एक्ट में ही लिखा गया है ना। पर ये दंड मिलेगा कैसे, तो ये प्रोसेस फॉलो होगा, ये प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, और इस प्रोसेस के थ्रू आपको दंड दिया जाएगा। मतलब FIR होगी। अगर संज्ञेय अपराध है तो आपको डायरेक्ट पुलिस आएगी, उठा ले जाएगी। लेकिन अगर असंज्ञेय अपराध है, मतलब छोटा मोटा कोई अपराध है, तो क्या होता है, सबसे पहले FIR होती है, उसके बाद में गिरफ्तारी नहीं होती, उसके बाद में सबसे पहले FIR के बाद में वो FIR मजिस्ट्रेट के पास जाती है। अब मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, वारंट देता है, वारंट सुना होगा ना आपने, तो मजिस्ट्रेट वारंट पास करता है, वारंट लेकर के पुलिस आती है आपके पास, तब गिरफ्तार करती है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और उनकी इंक्वायरी होती है, और इंक्वायरी होने के बाद में अगर दोषी हुआ तो दोषी करार दिया जाता है, नहीं तो बच जाता है, और अगर दोषी हुआ तो दंड भी दिया जाता है। तो ये CRPC का प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मूल विधि है वो प्रक्रिया विधि की पूरक है। क्या है, मूल विधि जो आपकी है ये पूरक है,
मूल विधि का पूरक क्या होता है? प्रक्रिया विधि, है ना। अकेले इसी के तहत आपको दंड या किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिलाया जा सकता। अगर मान लीजिए आपको अपने अधिकारों को पाना है या किसी को दंड दिलाना है तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब मूल विधि में तो आपका अधिकार या क्या अपराध है या क्या दंड दिया जाएगा ये सब कुछ लिखा है, पर वो किस प्रकार से मिलेगा ये प्रक्रिया विधि में बताया गया है। तो एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि मूल विधि जो है वो प्रक्रिया विधि की पूरक है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।